वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 10 अप्रैल 2022 और 10 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी की जानकारी मैं आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। ध्यान दीजिए, इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार में आयोजित होने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर अब चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। लेकिन उससे पहले बता दूं कि बीपीएससी मेकर ऐप पर एक ऑफर आया है रामनवमी के शुभ अवसर पर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म दिवस के अवसर पर यानी कि रामनवमी के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस अवसर पर बीपीएससी मेकर ऐप पर जितने भी कोर्स हैं सभी कोर्स में वहां पर आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ये ऑफर जो है 10 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल 2022 तक ही वैध है। इस समय के दौरान आप यहाँ पर तमाम कोर्स में डिस्काउंट उठा सकते हैं या फिर इसे डिस्काउंट के साथ इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज से ये ऑफर लागू है और 12 अप्रैल मध्य रात्रि 12 बजे तक ये लागू रहेगा। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें मिलेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं जो कि आपके आगामी 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ आदि एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। डेली बेसिस पर आप यहाँ पर एक टेस्ट को अटेंड कीजिए, इससे आपकी तैयारी का आकलन होगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। बीपीएससी मेकर ऐप पर इसके अतिरिक्त आपको करंट अफेयर्स और साथ साथ बिहार जीके का कंप्लीट पैकेज प्रदान किया जाता है या फिर प्रोवाइड किया जाता है। वहां से आप इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और भी हमारे कई सारे मेटल है, कई सारे स्टडी नोट्स है जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। तो जो लोग इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। हालांकि इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक हमसे 17,000 से अधिक लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसमें ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। यह प्रश्न था कि हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र में कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए हैं। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा हरिहर शाहनी। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, बिहार में हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के हरिहर शाहनी प्रथम स्थान पर आए हैं, जबकि भारत के दृष्टिकोण से देखें तो दौड़ में इन्हें चौथा स्थान मिला था। डिटेल जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ लॉन्च हुआ है, हालांकि अगर आप बीपीएससी मेकर ऐप पर कोर्स परचेज करते हैं तो वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा करंट अफेयर्स के तहत। लेकिन अगर आप इसे इंडिविजुअल तौर पर परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाइए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर अब चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। यह प्रश्न के हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 115वीं जयंती अभी हाल ही में बाबू जगजीवन राम की मनाई गई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में 5 अप्रैल 2022 को बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक बापू जगजीवन राम की 115वीं जयंती मनाई गई। बापू जगजीवन राम की बात करें तो कुछ पॉइंट यहां से आपके बनेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। बाबू जगजीवन राम, जिन्हें कि बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे चौथे उप प्रधानमंत्री थे। ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। अब यहां से इतना तो क्लियर हो चुका है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि चौथे उप प्रधानमंत्री थे बाबू जगजीवन राम। जबकि यहां पे हम दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो यहां से आपको ध्यान रखना है दूसरे तथा तीसरे, देखिए तीसरे शब्द छूट गया, आप इसे यहां पर ऐड करेंगे तो दूसरे तथा तीसरे क्रमशः मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह थे। अर्थात दूसरे नंबर पर मोरारजी देसाई और तीसरे नंबर पर उप प्रधानमंत्री भारत के थे चौधरी चरण सिंह। यहां पर हमने आगे लिखा कि इस पद पर अब तक के अंतिम व्यक्ति श्री लालकृष्ण आडवाणी है, जो कि 20 मई 2004 तक थे। वर्तमान सरकार में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है, यानी कि 20 मई 2004 के बाद से सरकार में उप प्रधानमंत्री पद भी फिलहाल नहीं है। अब यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार के स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक बाबू जगजीवन राम की। कुछ प्रश्न और भी है जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे, जैसे कि बिहार में कहां के रहने वाले थे। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए, बिहार में आरा के रहने वाले थे। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है, आरा कोई जिला नहीं बल्कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आरा बिहार का एक शहर है जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है भोजपुर जिले का। भोजपुर एक जिला है जहां पर कह सकते हैं आरा एक शहर है, वहीं के रहने वाले थे बाबू जगजीवन राम। अब यहाँ पे बात हुई भोजपुर की, तो भोजपुर के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले बिहार वाले मैप पर हम भोजपुर को देखेंगे। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, ये भोजपुर की स्थिति है बिहार वाले मैप पर। भोजपुर की अगर बात करें अन्य जिलों के साथ सीमा की, तो आप यहां से काउंट कर सकते हैं बक्सर 1, रोहतास 2, औरंगाबाद 3, थोड़ी सी सीमा औरंगाबाद के साथ भी साझा होती है, अरवल 4 हो गया, 5 हो गया पटना और 6 हो गया सारण या फिर छपरा। तो कुल मिलाकर आपको यहां से ये ध्यान रखना है, कुल मिलाकर 6 जिले ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 और 6।
तो 6 जिले ऐसे हैं जो कि भोजपुर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं, बक्सर की चर्चा हुई तो बिहार के बक्सर जिले में एक स्थान है चौसा। चौसा से ही बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है, जबकि बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी कटिहार जिले में किसी स्थान पर छोड़ देती है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखें। चूंकि भोजपुर की यहाँ पे बात हुई तो भोजपुर को हम लोग जानेंगे बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के 9 प्रमंडल और जिलों की सूची है, जिनमें कि पटना भी एक प्रमंडल है और पटना प्रमंडल का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय पटना है और इसके तहत आते हैं 6 जिले। ये 6 जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। आपको ध्यान रखना 6 जिले हैं और आपको ध्यान रखना ये कि भोजपुर जिला है पटना प्रमंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग एवं इसके उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र आरंभ किया गया है। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी। हालांकि ये जो शुरुआत हुआ है दरभंगा जंक्शन पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी। राइट आंसर होगा 8 नवंबर सन 2020 को, यानी कि 8 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारतीय रेल द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की कड़ी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 दिनों के लिए दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग एवं इसके उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र प्रारंभ किया गया, जो कि यहां से आपको ध्यान रखना है, जो कि कह सकते हैं दरभंगा जंक्शन पर इसकी शुरुआत हुई है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत। अब यहां पर अगले 2 पॉइंट में हमने दरभंगा एयरपोर्ट की चर्चा की, क्योंकि यहीं से प्रश्न बना है। तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में, या फिर कह सकते हैं इसके तहत देश में दरभंगा सहित 63 शहरों में एयरपोर्ट खोला था, या फिर 63 शहरों में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत की बात करें तो दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की शुरुआत जो हुई थी 8 नवंबर 2020 को किया गया था। तो ये डेट आप यहाँ से ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दरभंगा की बात है तो कुछ और भी पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे, जैसे कि राज्य का दूसरा तारामंडल किस जिले में बनाया जाएगा या फिर प्रस्तावित है। आपको ध्यान रखना दरभंगा में यह प्रस्तावित है। जबकि हम बात करें यहाँ पर पटना के बाद बिहार के दूसरे एजुकेशन हब की, यानी कि दूसरे सबसे बड़े एजुकेशन हब की, तो पटना के बाद यानी कि बिहार की राजधानी पटना के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है दरभंगा। और भी कई सारे पॉइंट है जो कि यहाँ पर हमने आपको विस्तार से कई दफा बतलाया है। अब यहाँ पर दरभंगा की बात है तो दरभंगा के बारे में पॉइंट याद रखें, दरभंगा बिहार का एक प्रमंडल है और इसका मुख्यालय दरभंगा ही है। और दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 3 जिले। ये 3 जिले हैं दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। ये आपको ध्यान रखना, दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत है 3 जिले, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केदार प्रसाद सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष केदार प्रसाद सिंह को बनाया गया है। जबकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में यह भी बन सकता है कि बिहार में, या फिर कह सकते हैं बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो आपको ध्यान रखना वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी। अब यहाँ पर आमिर सुबहानी से कुछ पॉइंट और भी है जो कि आपको याद रखना है। ये बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं और यहाँ पे कुछ जानकारी और भी है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अपने बैच का ये IAS टॉपर है 1987 बैच के, और ये बिहार के सीवान जिले के रहने वाले हैं। ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। सीवान जिले की बात करें तो सीवान जो जिला है ये कह सकते हैं सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, ये है सारण, सीवान और गोपालगंज। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो बीपीएससी में अगर ऐप पर ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर के ये तमाम नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी ध्यान रखें, अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर वीडियो से आपकी मदद हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहां पर बढ़ते हैं आज के अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये समझौता किया गया है। अब विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात AAI अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब इस समझौते के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल है आप यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। तो यह अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 317.855 एकड़ भूमि को AAI अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पट्टे पर देने के संबंध में है। तो यही इसी चीज को लेकर भी हाल ही में कह सकते हैं ये समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच। अब यहां पर देखिए कुछ पॉइंट इसी से संबंधित है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में राज्य के अर्थात उत्तर प्रदेश के 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। जबकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की यहां पर चर्चा हुई तो एक प्रश्न बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कुशीनगर से संबंधित एक प्रश्न आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण की अगर हम बात करें तो आपको यहां से यह देखना है बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये जानकारी यहां से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न।
ये प्रश्न के हाल ही में किस पत्रकार ने चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आरिफा जौहरी। आपको डिटेल में इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में मुंबई की पत्रकार आरिफा जौहरी ने आउटस्टैंडिंग वुमेन इंडिया प्रश्न 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है। आप यहां पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। इस पुरस्कार की अगर हम स्थापना की बात करें तो चमेली देवी पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी, चमेली देवी जैन पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी और इसे वार्षिक रूप से यानी कि प्रत्येक वर्ष इसे प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर किन्हें प्रदान किया जाता है उसकी जानकारी हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है। तो यह भारत में उन महिला मीडिया कर्मियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीति, समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य आदि अनेकों विषयों पर रिपोर्टिंग की है। तो ऐसे महिलाओं को सम्मान दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, यानी कि एक वार्षिक पुरस्कार है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में भी और इस वर्ष 2022 में 2021 के लिए जो अवार्ड दिया गया है ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई की पत्रकार आरिफा जौहरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में सहरूल महोत्सव मनाया गया है? जब भी सहरूल शब्द की बात आए तो आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि सहरूल जो संबंधित है ये झारखंड से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डिटेल जानकारी आपको दे दूं कि सहरूल झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का एक त्योहार है जो कि चैत्र के हिंदू महीने में अमावस्या के प्रकट होने के 3 दिन बाद मनाया जाता है और यह वसंत की शुरुआत का भी उत्सव है या फिर कह सकते हैं वसंत को सेलिब्रेट करने के रूप में भी इसे देखा जाता है। सहरूल शब्द की बात करें तो इसका संबंध वृक्ष पूजा से है, अर्थात यह एक ऐसा त्योहार है जहां पर प्रकृति की पूजा की जाती है जो कि आपको ध्यान रखना ये झारखंड राज्य से आदिवासी समुदाय से संबंधित है। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट पॉइंट में यह भी लिखा कि सहरूल झारखंड में कई जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन इसे विशेष रूप से मुंडा हो और उराव जाति या फिर कह सकते हैं उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है या फिर मनाते हैं। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना ये 3 जनजाति है, मुंडा, हो और उराव। तो ये तीनों जाति के द्वारा मुख्य रूप से यहाँ पर इस त्योहार को या फिर इस महोत्सव को झारखंड में मनाया जाता है। आई होप कि आप यहाँ पर सहरूल महोत्सव के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि बात हुई यहाँ पर झारखंड की, तो झारखंड की जानकारी हम लोग देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड भारत का 28वां राज्य है और झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती है। आप यहाँ पर भारत वाले इस छोटे से मैप में झारखंड की स्थिति को देख सकते हैं। जस्ट यहाँ पर ऊपर ये बिहार है। यहाँ पर देखिए हमने आगे कुछ लिखा है कि संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है, यानी कि झारखंड को एक अग्रणी राज्य माना जाता है। और यहाँ पर इसमें अगला पॉइंट है कि बिहार के दक्षिणी हिस्से को 46% विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था और इसकी जानकारी हमने आपको कई बार दिया है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का जब बंटवारा हुआ था बिहार झारखंड का, तो आपको ध्यान रखना संपूर्ण भूभाग का 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जबकि 54% जो हिस्सा था ये बिहार के क्षेत्र में रहा था। ये जानकारी हमने आपको कई बार दिया है। और एक भी बतला था कि झारखंड का जो प्रथम कह सकते हैं मुख्यमंत्री थे ये थे बाबूलाल मरांडी। अब यहाँ पे वर्तमान समय की बात है तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है रमेश बैस और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित या फिर इस पार्टी से संबंधित है। विधानसभा की बात करें तो झारखंड विधानसभा की 82 सीटें, राज्यसभा की 6 सीटें, लोकसभा की 14 सीटें हैं। अब झारखंड के कुछ और भी पॉइंट है संबंधित कि झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। राजधानी रांची है, सबसे बड़ा शहर जो है जमशेदपुर है। यहाँ का अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। क्षेत्रफल की बात करें तो 79,714 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर कह सकते हैं झारखंड का क्षेत्रफल है। झारखंड में जिलों की संख्या 24 और राजभाषा हिंदी। अगर हम बात करें बिहार की राजभाषा की तो बिहार में 2 राजभाषा है, पहली है हिंदी, दूसरी है उर्दू। डिटेल जानकारी को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर हमारे बीपीएससी मेकर ऐप पर भी इसका स्टडी मटेरियल कर सकते हैं, इसका नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस साहित्यकार को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामदरस मिश्र, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि प्रख्यात कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी कविताओं के संग्रह, जो इस कविता का संग्रह इसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ, तो इसके लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे कि रामदरस मिश्र को जो भी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है, ये किस कविता संग्रह के लिए इन्हें प्रदान किया जाएगा? तो इस कविता संग्रह का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पर इसके इतिहास के बारे में लिखा है। तो 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान हर साल यानी कि वार्षिक तौर पर एक भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है।
तो ये आप यहाँ से ध्यान रखें, प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है। जो कि आपको ये ध्यान रखना है, पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को ही ये सिर्फ पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पे इस पुरस्कार में बात करें, पुरस्कार स्वरूप क्या क्या चीजें प्रदान की जाती है, वो आप यहाँ पर अगले पॉइंट में देखेंगे। तो इसमें पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। पिछली बार वर्ष 2020 वाला जो संस्करण आयोजित हुआ था, फिर कह सकते हैं 2020 का जो समारोह था, तो वहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में एक वर्ष से पीछे से भी आपके सम्मान वाले प्रश्न, जो सम्मान से संबंधित प्रश्न होते हैं और जो रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है, ये दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा करंट वाला पूछेगा या फिर कह सकते हैं पीछे वाला पूछेगा। तो दोनों को यहां से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पिछली बार जो ये सम्मान मिला था, यह सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को मिला था, तो ये भी आप यहां से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए भारतीय डाक ने किसके साथ साझेदारी की है? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय रेलवे के साथ अभी हाल ही में ये साझेदारी किया गया है। डिटेल जानकारी आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय रेलवे और भारतीय डाक ने पार्सलों की डोर टू डोर डिलीवरी करने हेतु साझेदारी की, यानी कि दोनों के बीच अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य डोर टू डोर पार्सल डिलीवरी करना है और इसके तहत यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि इसमें डाक विभाग द्वारा फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी और यह पहला ऐसा अभ्यास होगा जहां पर माल और पार्सल प्राप्तकर्ता के दरवाजे पर पहुंचाए जाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के कह सकते हैं दोनों के बीच समझौता हुआ है। अब यहाँ पे भारतीय रेलवे की बात है, तो भारतीय रेलवे से संबंधित एक पॉइंट हमने ऐड किया कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामानों की ट्रैकिंग करने हेतु अमानत पोर्टल लॉन्च किया था। इसकी जानकारी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है ये 7 अप्रैल को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं कि हर वर्ष या फिर हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। यहाँ पर कुछ पॉइंट और है, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1948 में पहली विश्व स्वास्थ्य सभा बुलाई, जिसमें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने पर सहमति जताई गई थी और यह दिवस पहली बार 1950 में मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम की बात करें तो आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ये 2022 का थीम है। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक जानकारी दे दूं कि अब यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हर संडे को आपके लिए एक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जो कि करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, यानी कि पिछले सप्ताह आपने कितनी चीजों को पढ़ा है उसकी मतलब कर सकते हैं एक टेस्ट के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि वीडियो जो होगा, वीडियो का जो रूपरेखा होगा वो कर सकते हैं टेस्ट फॉर्मेट होगा। उसके माध्यम से आप यहाँ पर ये जान पाएंगे कि पिछले एक सप्ताह में आपने क्या क्या चीजें सीखी है, आपकी तैयारी किस स्तर की है, और उसका पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसे शुरू किया जाए जल्द से जल्द, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न के हाल ही में किसके द्वारा जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गजेंद्र सिंह शेखावत। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। चूंकि यहाँ पे बात हुई है गंगा की, तो नमामि गंगे से आपके प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पर हमने इसके उद्देश्य के साथ इसको लिखा है। तो वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया था। ये डेट आपको यहाँ से ध्यान रखना। आप मुझे कमेंट कर बताइए ये एग्जैक्ट डेट क्या है, 2014 का एग्जैक्ट डेट क्या है जो कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी जानकारी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देंगे, देखते हैं कितने लोगों को ये पता है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किस राज्य में उद्यम क्रांति योजना शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गई है। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। हालांकि पहली बार नवंबर 2021 में उद्यम क्रांति योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे कभी निष्पादित नहीं किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में इसे शुरुआत की गई है, जो कि आपको ध्यान रखना, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर इस योजना के तहत क्या क्या चीजें हैं जो आप शॉर्ट में समझेंगे। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। जिस प्रकार से बिहार की 2 योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना या फिर कह सकते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था कि 5 लाख रुपये अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है और साथ साथ 5 लाख रुपये लोन के स्वरूप प्रदान की जाती है बिहार सरकार द्वारा युवाओं को उद्यम लगाने के लिए। और यहाँ पर कह सकते हैं कुछ कह सकते हैं महिला सैलरी में आपको यहाँ पर ब्याज मुक्त ऋण का भी सुविधा है, लेकिन पुरुष वाला जो सेक्शन है कह सकते हैं युवाओं को जो मतलब यहाँ पे लोन दिया जाता है या फिर अनुदान दिया जाता है। तो यहाँ पर इस उद्यमी योजना के तहत 1% ब्याज का मतलब कर सकते हैं प्रावधान है। ऐसी जानकारी हमने आपको दिया था। इसी कड़ी में कह सकते हैं इसी से संबंधित
ये प्रश्न है कि उद्यम क्रांति योजना की जो शुरुआत हुई ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ पर रकम थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ पर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में अलेक्जेंडर वुसिक किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्बिया। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि अलेक्जेंडर वुसिक को सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि वर्ष 2000 में उन्हें पहली बार देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और उन्होंने टोमिस्लाव निकोलिक का स्थान लिया था। और यहाँ पर इसी से संबंधित पॉइंट लिख दिया गया, अर्थात अलेक्जेंडर वुसिक 2000 से सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना सेवारत है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आज के वीडियो से संबंधित आपको याद रखना है और इसे नोट करना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीने से संबंधित करंट अफेयर्स का वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में मंथली वाइज आपको रिवीजन पर्पज से प्रोवाइड किया गया। आप इसे देखिए, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगा। इसका रिवीजन आपको होगा और इसका पीडीएफ फाइल भी आप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर भी ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? डिटेल जानकारी हमने यहां से आपको दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहां पर इसे विस्तार पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए जो अभी मैंने आपको बताया कि ऑफर आया है बीपीएससी मेकर ऐप पर, तो इसकी तैयारी के लिए आप हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं सभी कोर्स में आप यहाँ पर लाभ उठा करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अभी से 68वीं के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको डबल फायदा होगा। 67वीं वाला मटेरियल मिलेगा और साथ साथ यहाँ पर आपको आगामी 1 वर्ष के लिए 68वीं का भी मटेरियल मिलेगा। यानी कि अब तक जितने मटेरियल आपको 67वीं एग्जाम के लिए मिले हैं, यानी कि 67वीं के लिए जो भी मेंबरशिप लिए थे, जितने मटेरियल वहां पर दिए गए हैं तो वो सारे आपको मिलेंगे ही मिलेगा। और जो 68वीं के लिए यहाँ पर अपडेट किया जाएगा तो आपको दोनों मिल जाएगा। तो अभी आपके लिए सुनहरा अवसर है, अभी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।